नमस्कार दोस्तों, मैं सुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, जिसमें हमने आपके पिछले लेक्चर कवर कर दिए हैं। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.7। दोस्तों, लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4.6 में हमने आपसे अष्टक नियम के बारे में बात करी हुई थी। अष्टक नियम की सीमाएं क्या होती हैं इसके बारे में बात की हुई थी, और अष्टक नियम के अपवाद क्या होते हैं इसकी भी आपसे बात की हुई थी। और दोस्तों, अष्टक नियम की सीमाओं में हमने आपको ये बताया था कि आवर्त 2 के तत्व क्या होते हैं, अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। उनमें से कुछ ही तत्व ऐसे होते हैं जो अष्टक नियम का पालन करते हैं। हमने क्या बताया था, Li, Be और B को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व होते थे वो अष्टक नियम का पालन करते थे। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका फ्लोरीन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आवर्त 2 के तत्व हैं। लेकिन Li, Be और B नहीं करता था, ये बताया हुआ था। और आवर्त 3 के तत्वों में हमने आपसे ये भी डिस्कस किया हुआ था कि आवर्त 3 के तत्व क्या होते हैं, अष्टक नियम का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपको पता है कि उसमें उचित ऊर्जा के d ऑर्बिटल पाए जाते हैं और वो क्या कर सकते थे, अष्टक का प्रसार कर सकते थे। सबसे बड़ा पॉइंट हमने ये बताया था कि आवर्त 2 के तत्व अष्टक का प्रसार नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें केवल S और P उपकोष उपस्थित होते हैं, बल्कि आवर्त 3 के तत्व अष्टक का प्रसार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आवर्त 3 के तत्वों में S उपकोष, P उपकोष और D उपकोष भी उपस्थित होता है। और ये सारे उपकोष कहाँ उपस्थित होते थे, बाह्य कोश में उपस्थित होते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, अष्टक का प्रसार कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी अष्टक के प्रसार पर कि आखिरकार सर ये जो लास्ट लेक्चर में आपने हमको ये बताया था अष्टक का प्रसार कैसे होता है, ये कैसे किया जाएगा। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा। जैसा कि आप पॉइंट बना हुआ देख रहे हैं, अष्टक का प्रसार। दोस्तों, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग फुल फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जितना भी जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में भी मिल जाती हैं। वीडियो देखिए, नोट्स को देखिए, रिवीजन करिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, 5 दिन आपके पास लिंक जाता है, सैटरडे को आपका टेस्ट होता है, संडे आपका पूरा खाली है संडे को, इसीलिए हम लोग कोई भी लिंक नहीं भेजते हैं। संडे को आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी 5 दिन की वीडियोस थी, आपका जो टेस्ट था, जो टेस्ट आप नहीं कर पा रहे थे, क्या दिक्कत आ रही थी, उन वीडियो से आप मैच करिए कि वहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उनका आप रिविज़न करिए। उन सारी वीडियोज़ का आप रिविज़न भी कर सकते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो सकती है। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर और देखते हैं अष्टक का प्रसार कैसे होगा। इसको दोस्तों हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। ये परमाणु क्रमांक होता है 15। जैसा कि दोस्तों हमने कई बार आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला है, शायद हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक गलत दिया गया था। वहां पर वीडियोस में हमने कई जगह 15 बोल दिया है। सो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 15 नहीं बल्कि 7 होता है, वहां पर मिस्टेक हो चुकी थी। सो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2,8,5, कुछ यही सो बनने वाला है। क्लोरीन की बात करें, परमाणु क्रमांक होता है सर 17, 2,8,7। चलिए ठीक है, फिर या तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं। क्लोरीन की हम बात करें तो क्या बनेगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2,8,7। अब दोस्तों हमको पढ़ना क्या है, अष्टक का प्रसार देखना है। सो देखते हैं दोस्तों कैसे अष्टक का प्रसार होगा। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, जो फास्फोरस होगा उसको sp-df में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। sp-df में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। और दोस्तों हमको पता है 2 में यानी दूसरे कोष में कभी भी d ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन तीसरे कोष में d ऑर्बिटल होता है का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर अभी तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। क्यों? क्योंकि हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 15 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए थे। सिंपल सी बात है। अब S उपकोष की बात करें तो S उपकोष में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल। P उपकोष की अगर हम बात करें तो P उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सभी को दोस्तों पता है, P उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। D उपकोष की अगर हम बात करें तो D उपकोष में कितने ऑर्बिटल दोस्तों होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। सो दोस्तों हमने क्या कर लिया, D उपकोष में यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बना लिए। अब बात करते हैं सर S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो सब कहाँ से करते हैं, बाह्य कोश से करते हैं, और यही तो बाह्य कोश है, तीसरी कोश ही तो बाह्य कोश कहलाएगी यहाँ पर।
तो तीसरी कोश में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3। क्यों ऐसे रखा? क्योंकि हुंड का नियम हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करते हैं जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना बढ़ जाए। अब दोस्तों हम आपसे पूछे यहाँ पर p की संयोजकता को करवाया भी है, हमने आपसे कहा आप जरा ये बताइए, इस स्टेट को दोस्तों बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं सामान्य अवस्था। ग्राउंड का मतलब सामान्य, स्टेट का मतलब अवस्था। ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं p की संयोजकता क्या है। p मतलब फास्फोरस। फास्फोरस की संयोजकता क्या होती है? और किसी भी तत्व की संयोजकता के बारे में हमने डेफिनेशन क्या बताया था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता को बताती है, हमने लिखवाया था। यानी p की संयोजकता आप कब जान पाएंगे? जब आपको ये पता हो कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितने, यानी यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों यहाँ आप बताइए कि p में कितने, यानी फास्फोरस में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे हैं जो अयुग्मित है, यानी जिनका जोड़ा नहीं बना है। सो दोस्तों यहाँ लिख लिया हमने 3। इसका मतलब p की संयोजकता क्या है? p की संयोजकता कितनी है? 3 ही तो है, p की संयोजकता 3 आ गई। अब हम बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस की बात करें तो बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। जरा रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। रख लिया, नो प्रॉब्लम। p की संयोजकता, संयोजकता का मतलब क्या होता था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी तो दिखाई दे रहे हैं और वही तो लिखा हुआ है कि संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। आप किसी भी चीज को किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? जब ये इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को दोस्तों हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नाम ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं उनको क्या कहेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों हम बात करेंगे कितने क्लोरीन हमको जोड़ने हैं? 3 क्लोरीन जोड़ने। एक क्लोरीन यहाँ लिखा, दूसरा क्लोरीन यहाँ लिखा, तीसरा क्लोरीन यहाँ पर लिख लिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्लोरीन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर? 7 इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ बना लिया। इसके बाह्य कोश में भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर? 7 इलेक्ट्रॉन, हमने बना लिया। इस क्लोरीन के भी बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर? 7 इलेक्ट्रॉन होगा, हमने बना लिया। यानी ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन बन गया। अब दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया कि इसमें क्या किया? सिंपल फॉर्मेशन था। इस तरीके से हमने PCl3 का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। अब ये कैसे बनाया जाएगा इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक फास्फोरस लिया, एक क्लोरीन यहाँ बनाया, एक क्लोरीन यहाँ बनाया, एक क्लोरीन यहाँ बनाया, और इस फास्फोरस के पास क्या था? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे। सिंपल सी बात है, एक जोड़ी क्या है उसके पास? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोस्तों ये तो क्या रहा आपका PCl3 का। अब देखते हैं अष्टक का प्रसार हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमको अष्टक का प्रसार ही सीखना है। तो सिंपल सी बात है सर, फास्फोरस वही रहेगा, 15 परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना बनेगा? 3p3 बनेगा, और 3d 0। d ऑर्बिटल इसमें भी होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। क्यों? क्योंकि बाह्य कोश में टोटल इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है। अब हम बात करें सर, एक ऑर्बिटल बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि s उपकोष है, यहाँ पर p उपकोष थी इसीलिए कितने ऑर्बिटल बना दिए? 3 ऑर्बिटल। d उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सभी को पता है सर, d उपकोष में जो होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। हमने 5 ऑर्बिटल बना लिए। इसी स्टेट को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? सामान्य अवस्था। इसके बाद हम एक स्टेट पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित अवस्था। जब ग्राउंड स्टेट की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं सर S में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, P में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब दोस्तों हमने ये देखा कि कोई भी तत्व जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही परमाणुओं को वो जोड़ सकता है। उसके पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं को तो युग्मित करके वो जोड़ेगा,
और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितने, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने चीजों को जोड़ सकता है, 3 परमाणुओं को जोड़ सकता है, लेकिन हमको जोड़ने कितने परमाणु हैं, 5 परमाणु। इसका मतलब सर हमको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए, और वो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ से मिलेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइट होके कहाँ चला जाता है, डी ऑर्बिटल में चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सी बात है सर, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने ही परमाणु जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब 3 परमाणु इससे जोड़े जा सकते थे, लेकिन हमको जोड़ने कितने परमाणु हैं, 5 परमाणु जोड़ने। 5 परमाणु जोड़ने के लिए हमको कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट करके कहाँ चला जाता है, डी ऑर्बिटल में चला जाता है। और इसी एक्साइटेड को ही हम बोलते हैं अष्टक का प्रसार। प्रसार का मतलब होता है फैलना, और अष्टक का ही प्रसार कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जा रहा है, डी ऑर्बिटल में। और अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरे आवर्त के तत्व क्यों अष्टक का प्रसार नहीं करते थे, क्योंकि दूसरे कोष में डी ऑर्बिटल पाया ही नहीं जाता है। जब वो डी ऑर्बिटल ही नहीं पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर ही नहीं सकता। दूसरी कोष अलग होती है और तीसरी कोष अलग होती है। इलेक्ट्रॉन कभी भी दूसरी कोष से तीसरी कोष में नहीं जाएगा, वो अपने घर ही में रहेगा। अब सिंपल सी बात है, जैसे हम सिंपल सी बात है कि कोई यहाँ पर ए है, कोई यहाँ पर बी है। मान लेते हैं ये ए जो है उसकी आवर्त संख्या कितनी है, 2 है। इसकी आवर्त संख्या कितनी मान लेते हैं, 3 है। अब हमने कहा कि ए के घर में 2 कमरे हैं, ठीक है, और हमने कहा बी के घर में कितने कमरे हैं, 3 कमरे हैं। सिंपल सी बात है। अब जो ए होगा, ये क्या हुआ, ए का पड़ोसी कौन है, बी है। अब जब ए के घर में जो मेहमान आएंगे वो इन्हीं 2 कमरे में तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने पड़ोसी के यहाँ भेज देगा, ऐसा तो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ए जो आवर्त है वो अलग है और ये आवर्त जो है वो अलग है, और ये कभी भी अपने मेहमानों को यहाँ नहीं भेजेगा। अब सिंपल सी बात है, जो आवर्त संख्या 3 के पास जो मेहमान आएंगे वो आवर्त संख्या 3 में ही तो रहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करा रहे हैं वो आवर्त संख्या 3 में ही तो एक्साइट करा रहे हैं, दूसरे में तो नहीं भेजा ना। दूसरे आवर्त का इलेक्ट्रॉन हमने तीसरे में भेजा। जो है जहां है उसको उसी में एक्साइट कराना है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला गया, डी ऑर्बिटल में चला गया। अब दोस्तों ए और बी को हटाते हैं। दोस्तों हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ चला गया, तो जो पोजीशन बन के आई उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, स्टेट का मतलब अवस्था। ऑर्बिटल एस का एक ही ऑर्बिटल था, पी में कितने ऑर्बिटल थे, 3। डी की बात करें तो डी में कितने ऑर्बिटल हैं, 2 3 4 5 ऑर्बिटल बना लिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराया, यही वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गया। इसका मतलब जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचेगा। क्यों, क्योंकि बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, डी ऑर्बिटल में। जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया, चलिए उसको हमने डी ऑर्बिटल में लिख दिया। और पी ऑर्बिटल में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे। अब दोस्तों जरा देख के बताइए, क्या यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर ये भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने अयुग्मित हो गए, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब हम आपसे कहें सर अब फास्फोरस की संयोजकता कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा सर, 5 होगी। इसका मतलब फास्फोरस जो होता है वो 2 संयोजकता को प्रदर्शित करता है। फास्फोरस की संयोजकता 3 भी होती है और फास्फोरस की संयोजकता 5 भी होती है। 3 कब होती है, जब वो सामान्य अवस्था में होता है, और जब वो अष्टक का प्रसार कर लेता है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। दोस्तों कई क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर हमने देखा, अब हम आपसे कहें सर फास्फोरस की संयोजकता, फास्फोरस की संयोजकता कितनी हुई, तो आप कहेंगे सर फास्फोरस की जो संयोजकता होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी, 5 है। नो डाउट हमने बना लिया। अब दोस्तों ये तो चीजें आपको समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं। दोस्तों अब हमने बात किया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। अब ये रहा फास्फोरस, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले बनाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे, फास्फोरस का मतलब होता है 15, 2
8 5, ऐसे भी तो जान सकते हैं, सिंपल सी बात है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब फास्फोरस ने क्या किया, अष्टक का प्रसार किया, तो जो युग्मित वाला इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, एक्साइट होके डी ऑर्बिटल में पहुंच गया। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं रहे, बल्कि क्या हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब देखिए सब आपको सारे के सारे 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, यानी इनसे सबसे क्लोरीन जुड़ जाएगा। एक क्लोरीन यहाँ जोड़ेंगे, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ेंगे, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ेंगे, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया। चलिए बना देते हैं क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। सर ये तो हमको कई बार याद हो चुका है कि क्लोरीन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर भी हमने बना लिया क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी भी बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन के बाह्य कोश में भी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बनाएगा, और ये वाला क्लोरीन इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब इस फास्फोरस ने क्या कर लिए, सारे बॉन्ड बना लिए। अब फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, जरा बात करिए। देखिए फास्फोरस के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इसने क्या किया, अष्टक का प्रसार कर लिया। तभी अब क्या हुआ, ये क्या कर गया, 5 क्लोरीन के साथ संयोग कर गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये फास्फोरस का अष्टक का प्रसार कैसे होगा आपको समझ में आया होगा। इसको अगर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में दिखाना है तो एक क्लोरीन यहाँ दिखाइए, दूसरा यहाँ दिखाइए, तीसरा यहाँ दिखाइए, चौथा यहाँ पर दिखा सकते हैं, 5वां क्लोरीन यहाँ पर दिखा सकते हैं। यानी एक फास्फोरस से कितने क्लोरीन जोड़ दिए, 5 क्लोरीन हमने जोड़ दिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, SF2 और SF6। अब दोस्तों जैसा हमने बात किया कि PCl3 और PCl5 क्या करता है, PCl5 अष्टक का प्रसार करके PCl5 बनाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि SF2 कैसे बनेगा और SF6 कैसे बनेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। S का मतलब होता है सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4, कुछ यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। सल्फर का मतलब, या आप दूसरी भी तरीके से समझ सकते हैं, सल्फर का मतलब होता है 16, मतलब 2, 8, 6। और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, यानी 2, 7। यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। अब बाह्य कोश की सर हम बात करते हैं तो हमने चलिए देख लिया कि बाह्य कोश क्या है, कि बाह्य कोश में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 3d भी होगा, लेकिन d में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 0 होगा। बाह्य कोश तीसरी है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। चारों इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए किसके नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार। और इस स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। यहाँ पर हमने ग्राउंड स्टेट बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2। इसका मतलब कितनी चीजें जुड़ेंगी, 2 ही तो जुड़ेंगे। और फ्लोरीन आपके कितने जुड़ रहे हैं, 2 ही जुड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसका मतलब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको एक्साइटेड नहीं कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर जब जाएंगे तो हमको एक्साइट कराना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर हम आपसे कहें कि S की संयोजकता, यानी सल्फर की जो संयोजकता है, जरा आप ये बताइए कि सल्फर की संयोजकता क्या होगी। तो आप सर कहेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही तत्व की संयोजकता कहलाती है। और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। अब हम बात करें सर सल्फर बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। रखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। रख लिया। 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जैसा कि हमने बताया इनको क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और दोस्तों अब कंफ्यूजन हो रहा होगा सर, जो अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको क्या कहेंगे, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर क्यों बोलेंगे, क्योंकि वही तो बॉन्ड बनाते हैं, जो बॉन्ड बनाएगा इसी का मतलब वो क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन कितने हैं, 2 जोड़ने, 1 फ्लोरीन यहाँ जोड़ा, 1 उठा के यहाँ रख दिया।
नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इसकी भी बात कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7। ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा। जब दोनों ने बॉन्ड बना लिया तो अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो कुछ आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, या आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। सो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोन पेयर बोलते हैं। इसको शॉर्ट में आप LP भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर बोलेंगे। बॉन्ड पेयर का मतलब आप इसको BP भी लिख सकते हैं। BP का मतलब बॉन्ड पेयर होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। सो दोस्तों जैसा कि हमने ये देखा SF2 कैसे बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं SF6 के लिए और देखते हैं कैसे होगा उसमें अष्टक का प्रसार। दोस्तों इसी में बता देते हैं कि अष्टक का प्रसार SF6 में कैसे होगा। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हमने सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली हैं। SF6 लिया, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 यानी 2 8 6 बनेगा, फ्लोरीन का 2,7 यानी 9 परमाणु क्रमांक। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp_df में बना लिया। d ऑर्बिटल हमारा खाली था, हमने d ऑर्बिटल खाली वाला बना लिया। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं जैसा कि हमें नहीं पता है, नहीं ऐसा नहीं है, हमें पता है, मतलब हम जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल बना लिए। अब हम बात करते हैं सर यही स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब हम आपसे कहें सर एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड क्यों हुई, क्योंकि हमको कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने, और जोड़ कितने सकते हैं, 2 ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, जितना युग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ही परमाणु जुड़ेगा। जोड़ना है 6, जोड़ सकते हैं 2, इसका मतलब हमको 2 कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेंगे सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, और देखते हैं क्या होगा। सो दोस्तों यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनाया, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। 3 ऑर्बिटल हमने यहाँ पे बना लिए। इसकी बात करें सो दोस्तों जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा। ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, ये जो इलेक्ट्रॉन गए वो गए कहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब दोस्तों हम आपसे कहें ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर, तो आप यही तो बताएंगे सर आपने बताया था जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर फिर हम लिख दे रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, BP। BP का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बॉन्ड पेयर। ठीक है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं दोस्तों, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को क्या लिख सकते हैं, LP लिख सकते हैं। सो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये चीज़ें आगे बहुत काम आने वाली हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे, यानी जब संकरण वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं सर यहाँ पर अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए हमको, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए, और हमको चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अष्टक का प्रसार कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये है, जैसा कि सभी को पता रहता है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन होती हैं या जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं, उन सभी चीज़ों के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं। और वो नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, PDF को डाउनलोड करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं और इसके सल्फर की संयोजकता क्या होगी। सो दोस्तों यहाँ पर लिख लिया हमने क्या, सल्फर की संयोजकता। सर सल्फर की संयोजकता जो होती है वो किसके बराबर होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पर लिख लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सर आपने गलत कर दिया, क्यों, क्योंकि सर अब हमको युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बनाना है, बल्कि इनको भी क्या करना है, अयुग्मित करना है। बिल्कुल सही बात है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी अयुग्मित कर देते हैं। और ये भी जो युग्मित इलेक्ट्रॉन था, इसको भी हमने क्या कर दिया, अयुग्मित कर दिया, क्योंकि हमको कितने फ्लोरीन जोड़ने, 6। चलिए एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा। इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगेगा। एक फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ देते हैं, यानी इसके भी बाएं कोष में 7 इलेक्ट्रॉन,
इन सभी के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोस्तों? जैसा सभी को पता है, इनके सबके फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने 7 इलेक्ट्रॉन सारे फ्लोरीन्स में बना दिए हैं। जब बना दिए, इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद में क्या बनाएंगे सर? ये बनाते हैं, तुरंत बॉन्ड बनाएंगे। और कैसा बॉन्ड बनाएंगे? सहसंयोजी बंध बनता है। क्यों सहसंयोजी बंध बना? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। इसका मतलब ये S बना, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन और 6 फ्लोरीन। यानी एक सल्फर कितने फ्लोरीन के साथ जुड़ गया? 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ गया। कब जुड़ा? जब इसका क्या हुआ? अष्टक का प्रसार हुआ। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अष्टक का प्रसार आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और ये देखते हैं कि सहसंयोजी यौगिकों के भी क्या कोई प्रकार होते हैं। तो बिल्कुल, सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक और अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक और अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। सो दोस्तों, बात करते हैं सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनमें क्या बनते हैं? सहसंयोजी बंध बनते हैं। और सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? लिखा हुआ है सहसंयोजी बंध के प्रकार। जैसा हमने ये बताया था कि सहसंयोजक यौगिक के बंध जो बनते हैं वो सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। और सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ध्रुवीय बंध और दूसरा प्रकार क्या होता है? अध्रुवीय बंध। जिनके मध्य ध्रुवीय बंध बनेगा वो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे, और जिनके मध्य अध्रुवीय संयोजी बंध बनेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। सो दोस्तों, बात करते हैं ये ध्रुवीय बंध और अध्रुवीय बंध क्या होते हैं। ध्रुव को बोलते हैं पोल, इसको क्या बोलेंगे? पोलर बॉन्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे। यानी जिसमें पोल नहीं होते हैं वो नॉन पोलर, और जिसमें पोल होते हैं वो पोलर होते हैं। अब पोल क्या होते हैं, यानी ध्रुव क्या होते हैं? सो दोस्तों, सभी को पता है 2 ध्रुव होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। 2 ध्रुव होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अब ये दोनों ध्रुव क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव। इनको देखते हैं कि कैसे ध्रुवीय बंध बनेंगे और कैसे अध्रुवीय बंध बनते हैं। सो दोस्तों, लिखा हुआ है वह सहसंयोजक यौगिक जिसमें आंशिक आवेश होता है। जिसमें कैसा आवेश हो? आंशिक आवेश होता है, वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय बंध। यानी उसमें आंशिक रूप से पॉजिटिव भी पाया जाएगा और आंशिक रूप से निगेटिव भी पाया जाएगा, तभी ये क्या हुआ? ध्रुव हुआ। ध्रुव का मतलब होता है पोल, जिसमें पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो। सो ऐसे सहसंयोजक यौगिक जिसमें आंशिक आवेश पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय बंध कहलाते हैं। अब दोस्तों, किसमें पाया जाएगा? भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध में आंशिक आवेश पाया जाता है। यानी जो अलग अलग प्रकार के जब परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो उनके मध्य एक आवेश जनरेट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आंशिक आवेश कहते हैं। और आंशिक आवेश पाए जाने के कारण यह बंध कैसा बनता है? ध्रुवीय बंध बनता है। जब दोस्तों हमने बनवाया था, आपको HCl का स्ट्रक्चर बनवाया था, तो बताया था H सिंगल बॉन्ड Cl होता है कि नहीं होता है। और Cl क्या करेगा? ये Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है कम, 1 इलेक्ट्रॉन की करता है साझेदारी। इसका मतलब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब हल्का सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पर कैसा आ जाएगा? डेल नेगेटिव। ये क्या होता है? डेल नेगेटिव का मतलब होता है आंशिक आवेश। ये कैसा आंशिक आवेश है? यह आंशिक ऋणावेश है। जब ये हल्का सा इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होता है? इस पर हल्का सा माइनस का आवेश आ जाता है, और जब यहाँ से जाएगा तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा? प्लस का आवेश आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्लस होता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है यानी जब इलेक्ट्रॉन कोई अट्रैक्ट करता है तो वहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जा कहीं नहीं रहे हैं, बल्कि ये साझेदारी करने के लिए थोड़ा सा पास आ रहे हैं। जब वो पास आएंगे तो क्या होगा? ये Cl क्या करेगा? हल्का सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन Cl के पास आ रहा है। पास आएगा तो इसका मतलब उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और जब इसके पास आएगा तो इसका मतलब इससे दूर जाएगा। इससे जब दूर जाएगा तो इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा? हल्का सा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसे ही क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बंध बोलते हैं। ध्रुवीय बंध क्या हुआ कि समान भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध जो बनता है उस पर इस तरीके का एक आवेश जनरेट हो जाता है, या इस तरीके का एक आंशिक आवेश आ जाता है। इसी आंशिक आवेश के आने के कारण इसे क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बंध बोलते हैं। अब दोस्तों, इसका अपोजिट बिल्कुल उल्टा क्या है? अध्रुवीय का मतलब क्या होगा?
वह सहसंयोजक यौगिक जिसमें आंशिक आवेश नहीं होता है। इसमें क्या था, आंशिक आवेश होगा, यानी इसमें पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। इसमें क्या होता है, आंशिक आवेश नहीं होता, ना ही इसमें पॉजिटिव होगा ना ही इसमें निगेटिव होगा। अब बात करते हैं सर, समान परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध पर आंशिक आवेश नहीं होता। क्वेश्चन बन सकता है कि ध्रुवीय सहसंयोजी बंध किनमें बनते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा सर, समान परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय अध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनते हैं और भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य आपके ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनते हैं। क्वेश्चन यहां से जनरेट हो सकते हैं। सो यहाँ क्या लिखा है, समान परमाणुओं के मध्य जो सहसंयोजी बंध बनता है उस पर आंशिक आवेश नहीं होता। अब ये समान परमाणु ही तो हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के मध्य जो बंध बनेगा वो क्या होगा, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध होगा, क्योंकि ये क्या है, समान परमाणुओं के मध्य और इस पर कोई आवेश नहीं होता। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इनके मध्य जो बॉन्ड बनेगा इन पर भी कोई आवेश नहीं होता। इसी तरीके से क्लोरीन है या जितने भी हैं जो भी क्या करेंगे सहसंयोजी बंध बनाएंगे इन पर कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे अध्रुवीय सहसंयोजी बंध बोलते हैं। दोस्तों ध्रुवीय सहसंयोजी बंध का एक कैरेक्टर और होता है, उसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, डाइपोल। द्वि का मतलब 2, ध्रुव का मतलब पोल, इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल। आघूर्ण को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंटम। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, फॉर्मूला लिखा गया है। म्यू क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। क्यू क्या है, किसी ध्रुव पर स्थित आवेश। क्यू क्या होता है, एक आवेश होता है। और डी क्या होता है, आवेशों के बीच की दूरी। जैसे हमने बोला कि ए और बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पर हमने बोला प्लस क्यू आवेश है, इस पर आपसे बोला कि माइनस क्यू आवेश है, और इन दो के बीच की दूरी हमने आपको बता दिया कि कितनी है, स्मॉल डी है। तो ये क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर, जितना आवेश होता है और जितनी दूरी होती है इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। यानी म्यू क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। क्यू क्या है, किसी ध्रुव पर स्थित आवेश और आवेशों के बीच की दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण के डेफिनेशन अगर निकालनी हो तो किसी ध्रुव पर स्थित आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशन हमने नोट्स में मेंशन की हुई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं सर, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको हटा देते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है उसको हम क्या लिखते हैं, डिबाई। क्या लिखते हैं, डिबाई, और डिबाई को कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इसको बोलते हैं डिबाई, और डिबाई को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण को क्या किसी से प्रदर्शित भी करेंगे, तो बिल्कुल द्विध्रुव आघूर्ण को एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे उपसहसंयोजी यौगिक को क्या करते थे, या उपसहसंयोजी बंध को हम किससे प्रदर्शित करते थे, एक तीर के माध्यम से। इसी प्रकार से द्विध्रुव आघूर्ण को भी एक तीर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें ये जो तीर का जो सिरा होता है इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही शीर्ष बोलते हैं। जो तीर का जो शीर्ष होता है वो किधर होगा, नेगेटिव की तरफ होगा कि पॉजिटिव की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, जो तीर का जो शीर्ष होता है वो ऋण आवेश की तरफ होता है। किधर होता है, ऋण आवेश की तरफ। अब दोस्तों हम आपसे पूछे, जैसे हमने बोला HCl सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो हमने क्या कहा था, Cl हल्का सा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम आपसे कहें सर इसमें द्विध्रुव आघूर्ण आपको दिखाना है, आप दिखाइए, कैसे दिखाएंगे, तो आप क्या करेंगे सर, एक तीर बना देंगे, और तीर में क्या दिखाएंगे, तीर का जो सिरा है वो कहाँ है, या तीर का जो शीर्ष है वो कहाँ है, ऋण आवेश की तरफ है। यही तो बताया गया कि द्विध्रुव आघूर्ण में जो तीर आप बनाते हैं उसका जो शीर्ष होगा वो हमेशा आप कहाँ रखेंगे, ऋण आवेश की तरफ रखेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, ये इसके बीच में क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंटम। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।